नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने जो दैनिक प्रक्रम चला रखा है उसी में जो अपनी अगली क्लास आएगी कि जो रुधिराणु चल रहा है उसमें जो अपन ने दो प्रकार पढ़ लिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और आज अपना जो रुधिराणु है उसका तीसरा और लास्ट प्रकार पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स। कौन सा? प्लेटलेट्स। तो दोस्तों देखिए, तीसरा अपना जो इम्पोर्टेंट प्रकार होगा उसे बोलेंगे अपन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, जिसे अपन दूसरा हिंदी में क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स को बिंबाणु या पट्टिकाएं। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्या होती है? अब इनको देखिए क्या होता। तो ये जो कुल रुधिराणु है उसमें कुल रुधिराणु का 4.9 भाग यानी 4.9% पाई जाती है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। और ये कणिकाओं में जो कणिकाएं पढ़ रहे हैं अपन, उसमें जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, तो इन्हें मेगा कैरियोसाइट भी कहते हैं। दूसरी बात, ये क्या करती है? तो प्लेटलेट्स थक्का जमाने का काम करती है और ये इनका जीवन काल 5 से 10 दिन होता है। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है और इनकी मृत्यु पलिया में होती है। तो इनके बारे में अपन सभी देखेंगे, शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार अपन इसका। प्लेटलेट्स बिंबाणु यानी इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अगला प्लेटलेट्स है, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। कणिकाओं में इनका आकार सबसे बड़ा होता है। कणिकाओं मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, उनमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो वो प्लेटलेट्स होती है। कणिकाओं में इनका आकार सबसे बड़ा होता है। इसलिए इन्हें यानी प्लेटलेट्स को, इसलिए इन्हें मेगा कैरियोसाइट भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना, कहते हैं। अब ये रक्त में कितनी पाई जाती है? तो ये रक्त में प्रति घन मिमी यानी 100 ml रक्त में 2.5 लाख पाई जाती है। तो अगला पॉइंट ये है, रक्त में प्रति घन मिमी यानी 100 ml रक्त में प्रति घन मिमी रक्त में प्रति घन मिमी 2.5 लाख होती है। कितनी होती है? तो 2.5 लाख होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना, 2.5 लाख होती है। अब आगे क्या आएगा? इनका जीवन काल। तो इनका जीवन काल 5 से 10 दिन होता है। देखिए दोस्तों, जीवन काल में आपको संशय नहीं रखना है। 5 से 2, 4 से 8 भी आ सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये अगर इनसे जो फिगर में देगा वो फिगर में एक आसपास बहुत ज़्यादा डिफरेंस देगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका जीवन काल 5 से 10 दिन होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना, 5 से 10 दिन होता है। आगे ये डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बुखार में इनकी संख्या घटने लगती है। और शरीर में इनकी संख्या 5000 तक आ जाती है। तो केशिका रक्तस्राव यानी कैपिलरी ब्लडिंग शुरू हो जाती है, अंदर ही अंदर जो मौत निश्चित होती है। तो आगे क्या आएगा? ये है डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बुखार में इनकी संख्या घटने लगती है। ये भी अपने को ध्यान रखना, घटने लगती है।
यानी डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बुखार में इनकी संख्या घटने लगती है और इनकी संख्या 5000 तक आ जाती है तो कैपिलरी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इनकी संख्या शरीर में 5000 तक आने पर केशिका रक्त स्राव हो जाता है। केशिका रक्त स्राव हो जाता है। केशिका रक्त स्राव हो जाता है यानी कैपिलरी ब्लीडिंग हो जाती है, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी तक अपने क्या क्या देखा, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स बीमारियों पट्टी का इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। दूसरी, कणिकाओं में इनका आकार क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। कणिका जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पड़े हैं उनमें सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो वो प्लेटलेट्स होती है। इसलिए इसे क्या कहेंगे, मेगा कैरियोसाइट भी कहते हैं। आकार में बड़ी होने के कारण मेगा कैरियोसाइट भी कहते हैं। आगे, यह रक्त में प्रतिघन 100 ml रक्त में कितनी संख्या होती है शरीर में, तो 2.5 लाख के लगभग इनकी संख्या पाई जाती है। इनका जीवन काल कितना होता है, तो 5 से 10 दिन इनका जीवन काल होता है। और डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बुखार में इनकी संख्या क्या होती है, घटने लगती है। और इनकी संख्या शरीर में 5000 तक आ जाए, क्योंकि इनकी संख्या होनी कितनी चाहिए, 2.5 लाख, लेकिन अगर 5000 तक आ जाए तो केशिका रक्त स्राव यानी कैपिलरी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिससे मौत भी हो सकती है। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अब इसके बारे में 2-3 फैक्ट हो रहे हैं वो भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, अपन डब्ल्यूबीसी के प्लेटलेट्स के बारे में अगला फैक्ट क्या देखेंगे, तो अगला फैक्ट आएगा क्या आएगा कि ये कुल रुधिराणु का कितना परसेंट, 4.9% पाई जाती है। तो अगला फैक्ट ये है, यानी प्लेटलेट्स, ये कुल रुधिराणु का 4.9% पाई जाती है। ये भी अपने को इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। आगे, इसका निर्माण, तो दोस्तों ये कुल रुधिराणु का कितनी होती है, तो 4.9% होती है। कुल रुधिराणु का 4.9% होती है। कौन, प्लेटलेट्स होती है। आगे अगला पॉइंट कौन सा होगा, तो अगला पॉइंट रहेगा अपना कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण इसका अस्थि मज्जा में ही होगा। निर्माण कहाँ होगा, तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। अब आगे इसकी मृत्यु का होगी, तो इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में होती थी, लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होगी। तो इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा में होती है। आगे इसका कार्य क्या होगा, तो कार्य क्या आएगा, तो प्लेटलेट्स का कार्य होगा चोटग्रस्त भाग पर इकट्ठा होकर रक्त का थक्का जमाना। तो अगला कार्य क्या होगा, चोटग्रस्त भाग पर इकट्ठा होकर रक्त का थक्का जमाना। चोटग्रस्त भाग पर इकट्ठा होकर रक्त का थक्का कौन जमाता है, तो वो प्लेटलेट्स जमाती है। अब थक्का जमाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो थक्का जमाने की प्रक्रिया को हीमोरेज कहेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थक्का यानी क्लॉटिंग, थक्का जमाने की प्रक्रिया को हीमोरेज कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। थक्का जमाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो हीमोरेज कहेंगे। तो दोस्तों अपने प्लेटलेट्स यानी बीमाणु पट्टी का जो कुल रुधिराणु है, इसका 4.9% पाई जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। निर्माण का होता है, तो निर्माण इनका भी अस्थि मज्जा में होता है। ये आरबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही था, बोन मेरो में। मृत्यु का होती है, तो इसकी मृत्यु प्लीहा में ही होती है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में होती थी, लेकिन इसकी मृत्यु प्लीहा में।
कार्य क्या होगा, तो चोटग्रस्त भाग पर इकट्ठा होकर क्या करेंगे, ये थक्का जमाने का काम करती है। और थक्का जमाने की प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, तो इसे हीमोरेज कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना। तो दोस्तों अपन ने अब तक क्या क्या देख लिया, तो अपन ने अब अभी तक रुधिराणु यानी रक्त का संगठन में दोनों भाग देख लिए, यानी प्लाज्मा भी देख लिया और कणिकाओं भी देख लिया। प्लाज्मा में अपन ने 55% में देख लिया और कणिकाओं में 45% में अपन ने तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों देख ली। अब अपना जो अगला टॉपिक आएगा दोस्तों, वो अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यानी रक्त समूह है, यानी ब्लड ग्रुप। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आएगा अपना, तो वो ब्लड ग्रुप आएगा, रक्त समूह है। रक्त समूह मतलब रक्त समूह शरीर में, तो रक्त समूह शरीर में सब में अलग अलग पाए जाते हैं, सब में अलग अलग रक्त समूह पाया जाता है। जैसे किसी में ए, किसी में बी और ए बी और किसी में ओ, तो इस प्रकार रक्त समूह पाया जाता है। तो अपन अब अगला टॉपिक अपना रहेगा वो आएगा रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। तो देखिए दोस्तों अगला टॉपिक वो अपना अगला रक्त समूह है, रक्त समूह है जिसे इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। रक्त समूह, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में की थी और इस खोज के लिए उसे 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रक्त समूह किसे कहते हैं, तो रक्त समूह का मतलब रक्त में भिन्नता, किसी में अलग रक्त पाएगा, किसी में दूसरा अलग रक्त पाया जाएगा, तो रक्त की भिन्नता रक्त समूह कहलाता है। अब रक्त में भिन्नता क्यों आती है, तो रक्त में भिन्नता का कारण आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन होता है। आरबीसी में जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है उसी के कारण रक्त में भिन्नता आती है, जिसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एंटीजन, यानी एंटीजन के कारण रक्त में भिन्नता आती है। अब एंटीजन शरीर में दो होते हैं, ए और बी, दोनों मिल जाए तो तीसरा एंटीजन ए बी बनेगा। और किसी रक्त में एंटीजन नहीं भी पाया जाता है, ऐसा रक्त भी शरीर में होता है जिसे ओ बोलते हैं। आगे जिस एंटीजन शरीर में जो एंटीजन पाया जाएगा रक्त, उसी के आधार पर रक्त का नाम भी रखा जाएगा। जैसे किसी में एंटीजन ए है तो रक्त ग्रुप ए ही होगा, बी एंटीजन है तो बी रक्त ग्रुप ही होगा। इस प्रकार एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का नाम रखा जाता है। अब जिस व्यक्ति में जो एंटीजन पाया जाएगा वह व्यक्ति उसे ही रक्त दे सकता है, अन्य व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता। तो ये अपन सारे फैक्टर देखेंगे एक बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात क्या निकल के आएगी, रक्त समूह की खोज, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज कार्ल कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में की, इसलिए इसे सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसलिए इसे मतलब कार्ल लैंडस्टीनर को इसे सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब रक्त समूह मतलब रक्त की भिन्नता, रक्त समूह का मतलब ब्लड ग्रुप का मतलब रक्त की भिन्नता। एक ही शब्द में आप बार इसको देखिए कि रक्त समूह मतलब रक्त समूह है बराबर रक्त की भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रक्त पाया जाएगा, उसे रक्त समूह कहते हैं, यानी रक्त की भिन्नता रक्त समूह कहलाती है। अब ये भिन्नता क्यों आती है, तो आरबीसी में पाए जाने वाले प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन के कारण आती है, जिसको दूसरा अपन नाम देंगे एंटीजन। तो ये भिन्नता क्यों आ रही है रक्त में, तो ये भिन्नता आरबीसी में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण आती है। ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होती है, जिसे एंटीजन भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है, जिसे एंटीजन भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बताऊं,
रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में की। ये इंपॉर्टेंट है, किसने की रक्त समूह की खोज? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कब की? सन 1900 में। इसलिए कार्ल लैंडस्टीनर को सन 1930 में क्या दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट। रक्त समूह मतलब रक्त की भिन्नता। रक्त की भिन्नता ही रक्त समूह है। एक व्यक्ति में एक रक्त पाया जाएगा, दूसरे व्यक्ति में दूसरा रक्त पाया जाएगा। तो ये रक्त की भिन्नता क्यों आ रही है? तो ये रक्त समूह है, रक्त की भिन्नता। अब ये रक्त की भिन्नता क्यों आ रही है? तो आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन के कारण आ रही है। ध्यान रखना, रक्त में भिन्नता आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन, इसके कारण आती है। तो इसे क्या कहेंगे? एंटीजन भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना। अब जो आगे क्या होगा कि जो एंटीजन है, तो प्रत्येक एंटीजन मुख्यतः कितने होते हैं? 2 होते हैं एंटीजन। अगला पॉइंट, जो क्यों आरबीसी में जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसके कारण क्या पाई जा रही है? एंटीजन के कारण ही भिन्नता आ रही है। एंटीजन मुख्यतः 2 होते हैं। एंटीजन मुख्यतः कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? ए और बी। लेकिन दोनों मिल जाए तो तीसरा एंटीजन ए बी बनाते हैं। लेकिन दोनों यानी ए और बी, लेकिन दोनों मिल जाए तो तीसरा एंटीजन ए बी बनाते हैं। लेकिन कोई रक्त समूह ऐसा भी होता है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो अगला पॉइंट, किसी रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ऐसा भी रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है? तो वो ऐसा रक्त होता है ओ, जिसमें किसी में भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो अपन ने क्या देखा? ये भिन्नता आरबीसी में पाई जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण आती है कि सभी की भिन्नता, कि सब में अलग अलग रक्त रहेगा। एंटीजन मुख्यतः 2 होते हैं, ए और बी, लेकिन दोनों मिल जाए तो तीसरा एंटीजन ए बी बन जाता है। और किसी रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो ऐसा भी रक्त होता है जिसे ओ ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन ने देख लिया। अब एंटीजन के जिस व्यक्ति में जो एंटीजन पाया जाएगा उसी एंटीजन के नाम पर ही रक्त समूह पाया जाएगा। यानी रक्त समूह का नाम एंटीजन पर ही होता है। जैसे किसी में बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? बी। किसी में ए है तो उसमें एंटीजन भी ए ही होगा। किसी में ब्लड ग्रुप है ए बी तो उसमें एंटीजन होगा ए बी। और किसी में ब्लड ग्रुप है ओ तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भी रक्त समूह है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो अगला पॉइंट कौन सा आएगा अपना? रक्त समूह का नाम उसमें पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर होता है। यह भी ध्यान रखना, जो ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन पाया जा रहा है उसी के नाम पर ही ब्लड ग्रुप है। मैंने पहले ही बता दिया कि जिसमें एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी उसमें ए होगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी होगा। ए बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा। इस प्रकार उसी के नाम पर होगा। आगे अगला पॉइंट क्या आएगा कि जिस व्यक्ति में जो एंटीजन है वह व्यक्ति उसी एंटीजन को रक्त दे सकता है। मान लो किसी में एंटीजन ए है, यानी ए व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए ब्लड ग्रुप वाले को ही देगा। इसके अलावा जिस व्यक्ति में जो एंटीजन है वो उसे ही ब्लड देगा, अपने सेम एंटीजन वाले को। लेकिन जिसके पास एंटीजन बिल्कुल भी नहीं है वो सभी को रक्त दे सकता है। तो ऐसा रक्त भी अपने पास है, वो ओ है, ब्लड ग्रुप ओ। जिसके पास बिल्कुल भी एंटीजन नहीं है तो वो सभी को रक्त दे सकता है। तो आगे क्या आएगा? जिस व्यक्ति में जो एंटीजन होता है वह व्यक्ति उसी एंटीजन वाले
उसी एंटीजन वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है, रक्त दे सकता है। यानी सीधी सीधी बात ये निकल के आ गई कि जिस व्यक्ति में जो ब्लड ग्रुप है सामने वाले में वही ब्लड ग्रुप होना चाहिए, उसी को देगा, यानी एंटीजन सेम होना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति में कोई भी एंटीजन नहीं है, वो सभी व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है। और जिस व्यक्ति में एंटीबॉडी, इस ध्यान रखना, अभी आगे पढ़ेंगे अपन, एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है। यानी एंटीजन तो क्या हुआ, जिस व्यक्ति में जो ब्लड ग्रुप है उसी के नाम पर एंटीजन हो गया। ए है तो ए एंटीजन, बी है तो बी एंटीजन, ए बी है तो ए बी एंटीजन। लेकिन एंटीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति में एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है। यानी ए ब्लड ग्रुप वाले में कौन सी एंटीबॉडी होगी, तो बी होगी, बी वाले में ए होगी, और ए बी वाले में कोई भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा भी रखता है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, वो ब्लड ग्रुप ए बी है। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होगी ए बी। इस प्रकार अपन देखेंगे। तो एक डायग्राम के माध्यम से अपन देख सकते हैं इसको कि एंटीजन और रक्त समूह है उसका नाम, यानी किसको रक्त दे सकता है, किसको रक्त दे सकता है, क्योंकि अपन ने पहले बोल दिया रक्त समूह का नाम उसमें पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर होता है। जो एंटीजन होगा उसी के आधार पर रक्त समूह का नाम होगा। और जिस व्यक्ति में जो एंटीजन होता है वह व्यक्ति उसी एंटीजन वाले व्यक्ति को क्या दे सकता है, रक्त दे सकता है। ये भी अपने को ध्यान रखना। अब मान लो ये एक डायग्राम बना दूं मैं आपके सामने। ये क्या है, ये अपना एक डायग्राम देख लो। ये क्या है, एक डायग्राम है। इसमें इधर तो अपन लिखेंगे क्या, रक्त समूह है, और इनके ऊपर लिखेंगे अपन ब्लड ग्रुप, क्या लिखेंगे, एंटीजन। जैसे मान लो किसी में रक्त समूह क्या है, ए, ये तो लिखेंगे इधर एंटीजन, ये तो ये क्या है, एंटीजन, ये तो क्या है, एंटीजन। और इधर क्या लिखेंगे, रक्त समूह, क्या लिखेंगे, रक्त समूह है, क्योंकि रक्त समूह है, रक्त समूह, ये क्या है, रक्त समूह है। जिस व्यक्ति में जो एंटीजन पाया जाएगा उसी में वही रक्त समूह पाया जाएगा। तो मान लो ये एंटीजन ए है, किसी में बी है, किसी में ए बी है, और किसी में ओ है। ये मान लो 4 क्या हो गए, एंटीजन। तो रक्त समूह भी क्या होंगे, 4 ही होंगे। कितने होंगे, 4। वो देखिए अब कौन कौन से, तो किसी में ए रक्त समूह में, किसी में बी रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप बी है, किसी में ए बी ब्लड ग्रुप है, और किसी में ओ ब्लड ग्रुप है। मैंने पहले ये बता दिया था कि रक्त समूह है किसके आधार पर, एंटीजन के आधार पर ही रक्त समूह। जिस व्यक्ति में एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा, बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, ए बी है तो ए बी होगा, ओ है तो ओ होगा। ये क्लियर है। अब यह रक्त समूह यानी एंटीजन, जिस व्यक्ति में जो एंटीजन होगा उसी को ही वह रक्त दे सकता है। क्यों यहाँ पे लिख दिया रक्त दे सकता है, कौन व्यक्ति, एंटीजन वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। तो देखिए, और किसी व्यक्ति में क्या है, रक्त समूह ए है तो कौन से एंटीजन वाले को देगा, तो एक को देगा, और दूसरा ए किस में है, तो ए बी में भी ए है तो एक इसको देगा। क्लियर, ए को देगा, एंटीजन ब्लड ग्रुप क्या है, ए, एंटीजन क्या है, ए, तो ए वाले को देगा रक्त। लेकिन ए के पास, ए बी के पास भी क्या है, ए है तो इसको भी दे सकता है। दूसरा बी, तो ये सिर्फ बी वाले को देगा, किसको देगा, बी वाले को रक्त। रक्त किसको देगा, तो बी वाले एंटीजन व्यक्ति को देगा। अब बी ए बी को भी दे सकता है क्योंकि इसमें भी बी है तो ये इसको भी दे सकता है। क्लियर। अब ए बी, जो ए बी है वो सिर्फ ए बी को ही देगा। किसको देगा, ए बी को ही देगा, क्योंकि ए बी के पास क्या है, एंटीजन क्या है, ए बी, और ब्लड ग्रुप ए बी। तो ये ए को नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास क्या है, बी भी है, और बी को भी नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास ए बी है, इसलिए उल्टा हो गया। तो ये किसको देगा, सिर्फ ए बी को देगा। अब ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता तो वो सभी को रक्त दे सकता है। किसको देगा, तो वो सभी को रक्त दे सकता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें निकल के क्या आया सामने, इसमें निकल के आया कि सर्वग्राही तो कौन हो गया, ए बी सभी से रक्त ले सकता है, और दे कौन सकता है, तो ओ सभी को दे सकता है। यानी एंटीजन किसके पास नहीं होता, ओ के पास एंटीजन नहीं होता, वो सबको रक्त दे सकता है। लेकिन एंटीबॉडी किसके पास नहीं होती, तो एंटीबॉडी ए बी के पास नहीं होती, वो सभी से रक्त ले सकता है। तो इस प्रकार अपन क्या निकल के आया, इससे क्या निकला कि सब सर्वग्राही कौन बना, सबसे लेने वाला ए बी और सबसे देने वाला ओ। तो इसमें निकल के आ गया कि रक्त समूह है ओ, जो ओ है ना, रक्त समूह है ओ के पास कोई भी एंटीजन, क्योंकि एंटीजन इसके पास बिल्कुल भी नहीं है तो सभी को रक्त दे रहा है। रक्त समूह ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है,
एंटीजन नहीं है, नहीं होता है, इसलिए ओ सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए ओ को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर। इसलिए अगला पॉइंट, इसलिए ओ रक्त समूह को सर्वदाता यानी सभी को दे सकता है, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। तो सभी को रक्त कौन दे सकता है? तो सभी को रक्त दे सकता है ओ, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। याद रखना कि कौन से रक्त समूह के पास एंटीजन नहीं होता, तो एंटीजन ओ के पास नहीं होता। क्यों? वो सभी को रक्त दे सकता है। तो इसमें अपन रक्त समूह ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। इसलिए वो सभी को क्या दे सकता है? रक्त दे सकता है। इसलिए इसे सर्व रक्तदाता, ओ को क्या बोलेंगे? सर्व रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये भी अपने को इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी, यानी प्रत्येक रक्त में प्रत्येक जो ब्लड ग्रुप है उसमें एक एंटीबॉडी भी पाई जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति में जैसे रक्त समूह ए है तो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, बी रक्त समूह में एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, ए बी रक्त समूह है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी ए बी होगी। इस प्रकार अपन देखेंगे, इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, अब देखेंगे अब प्रत्येक रक्त समूह यानी एंटीजन के विपरीत एक एंटीबॉडी पाई जाती है। प्रत्येक रक्त समूह में जो एंटीजन पाया जाता है उसके विपरीत एक एंटीबॉडी भी पाई जाती है। वह एंटीबॉडी यानी एक साथ एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं रह सकते। अगर एंटीबॉडी और एंटीजन एक साथ रहेंगे तो रक्त अभिसंश्लेषण की क्रिया होगी। रक्त अभिसंश्लेषण मतलब रक्त गाढ़ा होकर चिपचिपा हो जाता है, जिससे रक्त वाहिकाओं में बह नहीं सकता और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ही यानी जिस व्यक्ति में जो रक्त होता है उसी का रक्त चढ़ाया जाता है। अगर गलत व्यक्ति का रक्त चढ़ा देंगे तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। तो रक्त समूह में एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है, यानी रक्त समूह में एंटीजन के विपरीत एक एंटीबॉडी पाई जाती है। तो अब अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट होगा प्रत्येक रक्त समूह में एंटीजन, क्योंकि एंटीजन क्या था? जो रक्त समूह है उसका नाम ही एंटीजन है। तो प्रत्येक रक्त समूह में एंटीजन के विपरीत एक एंटीबॉडी पाई जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट, एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। अगला पॉइंट, एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते है, क्योंकि इससे यानी एक साथ रहेंगे तो इससे रक्त अभिसंश्लेषण की क्रिया होगी। अभिसंश्लेषण की क्रिया होती है। अब अभिसंश्लेषण क्या होगा? अभिसंश्लेषण का मतलब होगा रक्त गाढ़ा होकर चिपचिपा होना। क्योंकि रक्त अगर गाढ़ा हो जाएगा तो शरीर में बहेगा, वाहिकाओं में नहीं बह सकता, इसलिए वो गाढ़ा हो जाएगा, रक्त अभिसंश्लेषण हो जाएगा। क्यों? गलत व्यक्ति को गलत अगर ब्लड चढ़ाएंगे तो वो क्रिया रक्त अभिसंश्लेषण की होगी। अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति में एंटीजन के विपरीत यानी एंटीजन के विपरीत एक एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडी के विपरीत व्यक्ति क्या नहीं ले सकता? रक्त नहीं ले सकता। किसी भी व्यक्ति से जिस व्यक्ति में जो रक्त होगा वही रक्त लेगा, उससे विपरीत एंटीबॉडी वाला रक्त नहीं ले सकता।
इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे अपन कि कौन सा व्यक्ति कौन से व्यक्ति से ब्लड ले सकता है और उसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, तो वो भी देखते हैं अपन इससे एक बार। तो देखिए दोस्तों, अपन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे सबसे पहले कि कौन से व्यक्ति में उसके विपरीत एंटीबॉडी और एंटीजन पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी अपने को समझने के लिए। अगर ये डायग्राम अपने को समझ में आ गया तो रक्त समूह पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रक्त समूह। सबसे पहले रक्त समूह क्या आएगा? रक्त समूह। अगला आगे आएगा एंटीजन। एंटीजन और अगला पॉइंट क्या होगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। देखिए दोस्तों, अब ये सीधी सी समझने की बात ये होगी कि ये एक दूसरे से क्या है? अलग है। रक्त समूह जिस व्यक्ति में जो रक्त होगा उसी में एंटीजन वही पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी उससे विपरीत पाई जाएगी। देखिए दोस्तों, देखिए रक्त समूह किस व्यक्ति मान लो ए है, तो एंटीजन कौन सा होगा? इसमें ए ही होगा, कि मैंने पहले ही बताया था जिस व्यक्ति में जो रक्त होगा एंटीजन भी उसमें वही होगा। लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी? उसमें उस रक्त के विपरीत एंटीबॉडी होगी। तो रक्त ए है तो एंटीबॉडी कौन सी आएगी? इसमें एंटीबॉडी आएगी इसमें बी। यानी ये बी वाले व्यक्ति से रक्त नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें एंटीजन कौन सा है? ए, तो ए को ही देगा। किसी व्यक्ति में मान लो ब्लड ग्रुप है बी, कौन सा है? बी, तो एंटीजन कौन सा होगा? इसी के नाम पर ही वो एंटीजन होगा, तो बी। और एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो इसमें विपरीत होगा, एंटीबॉडी होगी इसमें ए। यानी बी ब्लड ग्रुप वाला बी को ही रक्त दे सकता है और ए से रक्त नहीं ले सकता। ये भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कौन सी है? इसमें एंटीबॉडी ए है। अब तीसरा ब्लड ग्रुप आता है अपना ए बी। तो ए बी के अंदर कौन सी एंटीजन होगा? तो ए बी के अंदर एंटीजन के अंदर ए बी में एंटीजन ए बी ही पाया जाएगा। यानी एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? इसमें ए बी ही पाया जाएगा। इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? तो ए बी ही पाया जाएगा। और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? तो इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि सभी से रक्त ले सकता है, तो इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाई जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन ए बी, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी? कोई भी नहीं होगी इसमें एंटीबॉडी, क्योंकि सभी से रक्त लेता है ए बी। ऐसा भी ब्लड ग्रुप है जिसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, वो ब्लड ग्रुप है ए बी। अब अगला अपना ब्लड ग्रुप आता है ओ। अगला ब्लड ग्रुप आता है कौन सा? अपना ओ। ओ ब्लड ग्रुप वाला एंटीजन कौन सा होगा इसमें? तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कोई भी नहीं होता। ऐसा भी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि ओ सबको देता है रक्त, तो ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी? इसमें एंटीबॉडी होगी ए बी। कौन सी होगी? ए बी। यानी ये ए बी से रक्त नहीं ले सकता। ये भी अपने को ध्यान रखना। न तो ए से लेगा, न बी से लेगा, न ए बी से लेगा, तीनों से नहीं लेगा ये, क्योंकि इसमें तीन है, ए बी और दोनों में लाए तो ए बी, तो तीनों ब्लड ग्रुप इसमें आ गए। तो ये तीनों से भी नहीं लेगा, ये सिर्फ किससे लेगा? तो सिर्फ ओ से ही लेगा। तो दोस्तों, अपने को ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार दोबारा से देखेंगे। रक्त समूह है, एंटीजन और एंटीबॉडी। जिस व्यक्ति में जो एंटीजन होता है उसी के नाम पर ही रक्त समूह होता है। एंटीजन ए है तो रक्त समूह ए ही होगा, एंटीजन बी तो बी रक्त समूह, ए बी तो ए बी ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा? ओ। कौन सा? ओ। अब एंटीबॉडी यानी किससे रक्त लेगा? तो एंटीबॉडी एक ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है? तो बी होती है, यानी ये बी से रक्त नहीं ले सकता। कौन? ए। दूसरा, बी किससे रक्त नहीं ले सकता? तो बी ए से नहीं ले सकता। इसमें एंटीबॉडी कौन होगी? ए होगी। तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ए बी के अंदर एंटीजन कौन सा? ए बी, लेकिन एंटीबॉडी इसमें कोई भी नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। इसलिए ये सभी से क्या लेता है? रक्त लेता है। तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीबॉडी नहीं होती वो होता है सीधा ए बी। अब चौथा अपना ब्लड ग्रुप है ओ। तो ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। क्यों? ये सभी को क्या देता है? रक्त देता है। लेकिन इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है? तो ए बी, क्योंकि ये न तो ए से ले सकता, न बी से और न ए बी से, यानी तीनों से रक्त नहीं ले सकता। तो इस डायग्राम के माध्यम से अपने को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया कि यूनिवर्सल यानी सभी से रक्त लेने वाला कौन हो गया? तो सभी से रक्त लेने वाला तो सर्व रक्त ग्राही कौन हो गया? ए बी। सर्व रक्त ग्राही यानी यूनिवर्सल असेप्टर। यूनिवर्सल, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल असेप्टर। यूनिवर्सल असेप्टर।
और सभी को रक्त देने वाला कौन बन गया, तो सभी को रक्त देने वाला O बन गया, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो ये क्या बन गया, O सर्वदाता, सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर। ये क्या बन गया, यूनिवर्सल डोनर। तो इस प्रकार अपने को इस डायग्राम के माध्यम से समझ में आ गया कि समूह, रक्त समूह क्या होते हैं, एंटीबॉडी कौन सी होती है और एंटीजन कौन सा होता है और एंटीबॉडी उसमें कौन सी पाई जाती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ेंगे जो RH फैक्टर होता है। तो RH फैक्टर क्या होता है वो इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। दोस्तों अपना अब जो रक्त समूह है उसका लास्ट पार्ट आता है RH फैक्टर यानी RH कारक, RH कारक। अब दोस्तों RH कारक क्या होता है वो देखिए। ये एक प्रकार का रक्त समूह होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का रक्त समूह होता है। देखिए ये एक प्रकार का रक्त समूह है, रक्त समूह है होता है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है। अब ये सबसे पहले किसमें खोज की गई इस कारक की, तो इसकी खोज सबसे पहले रीसस नामक एक बंदर उसमें की गई। रीसस नामक बंदर में की गई। रीसस नामक बंदर में की, ये अपने को ध्यान रखना है। अब RH क्या होता है, जैसे मान लो कि दो व्यक्ति है, एक महिला है एक पुरुष है। तो एक में ग्रुप कौन सा पाया जा रहा है, ब्लड ग्रुप। जो अपन ब्लड ग्रुप देखते हैं, मान लो किसी में A ब्लड ग्रुप है, व्यक्ति में क्या है, आदमी में तो क्या है, आदमी में है ब्लड ग्रुप A। और महिला में क्या है, तो महिला में भी ब्लड ग्रुप क्या है, A। दोनों में ब्लड ग्रुप समान हो गया। लेकिन इनके ऊपर जैसे मान लो प्लस और माइनस लगता है, तो जो ये प्लस और माइनस दिख रहा है इसे कहते हैं क्या, RH कारक। यानी ब्लड ग्रुप के ऊपर जो ये फैक्टर लग रहा है इसे कहेंगे अपन क्या, RH कारक। तो RH कारक जो ब्लड ग्रुप के ऊपर प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो सिंबल होता है उसे क्या कहेंगे, RH फैक्टर कहेंगे। इसकी खोज किस में की गई थी, यानी रीसस नामक बंदर में की गई थी। सबसे पहले इसकी खोज रीसस नामक बंदर में की थी। और ये क्या है, एक प्रकार का रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप ही है ये भी। अब दोस्तों ये क्या काम करता है, अगर किसी व्यक्ति में, इसका काम देखिए, अगर किसी व्यक्ति में RH फैक्टर प्लस हो, पुरुष में तो प्लस हो और महिला में क्या हो, माइनस, तो उस व्यक्ति की दूसरी संतान जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि माता का गर्भनाल यानी प्लेसेंटा संक्रमित हो जाता है। तो अगर ब्लड ग्रुप दोनों में समान है और फिर RH फैक्टर पुरुष के तो लग गया प्लस वाला और महिला के लग गया माइनस वाला, तो उस व्यक्ति की दूसरी संतान जीवित नहीं रह सकती। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पिता का रक्त समूह है RH प्लस और माता का रक्त समूह है RH माइनस हो, यानी RH पॉजिटिव RH नेगेटिव हो, तो उस दंपति की, यानी इन दोनों की, उस दंपति की दूसरी संतान पहली संतान ही जीवित रहेगी, दूसरी संतान जीवित नहीं रहेगी। क्यों, जो गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसकी जो उसकी प्लेसेंटा यानी जो गर्भनाल है जो माता से जुड़ी हुई है, जिससे बच्चा भोजन ग्रहण करता है अंदर के अंदर ही, तो वो क्या हो जाएगी, संक्रमित हो जाएगी और उससे क्या हो जाएगा, पॉइजन फैल जाएगा, बच्चा खत्म हो जाएगा। तो रक्त समूह RH हो तो उस दंपति की दूसरी संतान नहीं रहेगी, दूसरी संतान जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि माता का बच्चे से जुड़ने वाला गर्भनाल जिसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे प्लेसेंटा
प्लेसेंटा संक्रमित हो जाता है। संक्रमित क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है, संक्रमित हो जाता। और उससे क्या होगा? तो उससे उस बच्चे की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो आर एच अपन ने क्या देख लिया? आर एच कारक भी देख लिया अपन ने कि आदमी में अगर आर एच कारक प्लस और महिला में आर एच कारक माइनस हो तो उस रक्त समूह के पिता की क्या हो जाएगी? उस रक्त समूह में क्या होगा? पिता क्या हो? रक्त समूह आर एच प्लस और माता होगी आर एच माइनस। तो उस दंपति की दूसरी संतान, पहली संतान तो जीवित रहेगी लेकिन दूसरी संतान क्या रहेगी? जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें माता का क्या? बच्चे से जुड़ने वाला जो गर्भनाल है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं वो क्या हो जाता है? संक्रमित और बच्चे की हो जाती है मौत। तो दोस्तों अपने रक्त समूह जो अपन ने ब्लड पढ़ा है उस ब्लड को अपन ने विस्तृत पढ़ लिया और इस प्रकार जो अपना ब्लड का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और अब आगे अगला नया टॉपिक होगा। इससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और क्लास से जुड़ते रहे ताकि आने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण क्लास आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो। धन्यवाद।